आप सब लोग की डिमांड पे लेकर आया हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर स्पेसिफिकली सीयूटी 2025 के लिए। जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था, वादा को पूरा कर रहा हूं। ये सेकंड वीडियो होने वाला है जनरल टेस्ट का। इसके बाद आप लोग को कॉन्ट्स एंड रीजनिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा, जहां से आप लोग का जीटी का पूरा पोर्शन कवरअप हो जाएगा। तो जितने लोगों ने अभी तक स्टैटिक जीके कवरअप नहीं करे, वो इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस सब कुछ कवरअप कराया हूं उस एक वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवरअप करेंगे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, जो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया इसका वेटेज कितना है? तो इसका वेटेज लगभग 30 to 35% के आसपास होता है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काम नहीं आते, तो इसलिए इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना है। तो फिर किसकी करना है? वो आप लोग को करना है बाकी पोर्शन की, जो है आप लोग का स्टैटिक जीके और कॉन्ट्स एंड रीजनिंग, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आप लोग को रिपीट होते हुए आएंगे। उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बाकी एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूं, करंट अफेयर एक ऐसा महासागर है दोस्तों, जिसके अंदर जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए वो पोर्शंस लेकर आया हूं जो हॉट टॉपिक रहे लास्ट 1 ईयर के अंदर, और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। याद रखिएगा, करंट अफेयर न्यूज नहीं होती प्रॉपर वे में, कि कहां पे कितनी चोरी हो गई, कहां डकैती हो गई, इस रिलीजन वाले ने इसको क्या बोल दिया, उस कास्ट वाले ने इसको क्या बोल दिया। ये सब चीज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे देश के अंदर कैसा रहा, इकोनॉमी में किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, सोसाइटी के अंदर क्या क्या आप लोग को पॉलिसीज, स्कीम ये सब आए हैं, स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या उपलब्धियां हासिल करें, कौन कौन से अवार्ड साल भर में दिए गए, कुछ इस तरीके की चीजें, और पॉलिटिकल चीजें जो कि एक्चुअल में जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो सब चीजें देखी जाती है। तो मैं हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ करंट अफेयर बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक पीडीएफ मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। मेरे प्लेटफॉर्म से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के बिहाफ पे पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर बैठे करना है। मैंने हाल ही में आप लोग के लिए डिजाइन किया हूं वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होने वाले। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जिसके थ्रू आप लोग वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। और इस मॉक टेस्ट में आप लोग को सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आप लोग को कॉन्ट्स, रीजनिंग और लेटेस्ट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, वो सब कुछ इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा धमाकेदार रहेगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए डिजाइन किया गया, और लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और हाँ, कहीं ऐसे बच्चे कि भैया हमें एक ऐसा मॉक टेस्ट बता दो जिसके अंदर सारे मॉक टेस्ट मिल जाए, मतलब एक परचेस करें और सारे सब्जेक्ट के मिल जाए। तो ये मैंने आप लोग के लिए और भी डिजाइन करवाया, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स ब्रांच के अकॉर्डिंग सब कुछ सिर्फ एक ही बुक के अंदर मिल रहा है। तो ये आप लोग के लिए और अच्छी बेस्ट डील हो सकती है, जिसमें आप लोग को कंप्लीट सीयूटी के मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले विद आंसर्स के साथ गिवन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन करके दिए गए। तो इसके डिस्काउंट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको इसको लेना है तो जल्द से जल्द इसको ऑर्डर कर लीजिए। Amazon के थ्रू आ जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर फास्ट डिलीवरी ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर पॉलिटिकल करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोग को एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है, इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर, जिसको OSCs के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली इंडियन वुमेन्स के लिए बनाया गया, जो ओवरसीज में रहती है, मतलब जो अब्रॉड में रहती है। ठीक है, तो ऐसा 9 OSCs को सेटअप किया जाएगा वहां पे वुमेन्स की हेल्प करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट में। और किसने सेटअप किया इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने इसको अप्रूव्ड करी है। आई होप क्लियर रहेगा सबको। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को हेल्ड किया था नई दिल्ली में। इसकी थीम आपको याद रखनी, इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। बेसिकली ये 4th एडिशन होने वाला है इसका, और ये इसलिए कराया गया था कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और साथ में जो सिविल सोसाइटी है, वो साथ में मिलकर डिस्कस कर सके इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज के बारे में, लाइक डिजिटल इंक्लूजन, AI, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के रिगार्डिंग। अब अगले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ये हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से आया है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। बेसिकली इसको लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका पर्पस क्या है? गवर्नेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और इसको होस्ट किसने किया था? तो IGOT प्लेटफॉर्म ने इसको होस्ट किया था। इसके बारे में आप लोग को याद रखना, एग्जामिनेशन में हो सकता है ये भी आ जाए। अब अगली बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक और नया इनिशिएटिव आया था, जिसका नाम है स्वास्तिक। अब स्वास्तिक का क्या पर्पस था? टू प्रोवाइड द साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, और साथ में स्प्रेड करना अवेयरनेस अबाउट डिजिटल कंटेंट, इंफोग्राफी एंड वीडियोस, और साथ में यूथ को बताना कि हमारा इंडिया का कल्चर किस तरीके से फ्लरिश्ड है। अब कहां पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी? तो याद रख लेना इसका नाम, अगर आपको लगे तो एग्जामिनेशन में गलती से पूछ लिया तो। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ये बेसिकली एक किस्म से 75th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यादगार में एक किस्म से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ की फीचर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे टॉकिंग अंबेडकर होलोग्राफ, रोबोटिक गाइड और ढेर सारी अलग अलग चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग आपको देखने को मिल
मिलती है। साथ में इसका मोटो ये है कि ब्रिंग द रिपब्लिक टू द पब्लिक। इसके अलावा आप लोग को मालूम होना चाहिए, हाल ही में सैमसंग इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक्स, मतलब वहां पे जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से देखने को मिली थी फॉर राइट ऑफ यूनियनाइज। ये बेसिकली एक 37 डेज की स्ट्राइक थी बाय सैमसंग इंडिया वर्कर्स, जो कि चेन्नई में आपको देखने को मिली थी। इनकी बेसिक डिमांड क्या थी कि वेज हाइक किया जाए, 8 घंटे का वर्क डे दिया जाए और कंडीशंस को इंप्रूव की जाए। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज आपको देखने को मिल रही थी कि एमएलए एलईडी फंड जो है वो रेज कर दिया गया था दिल्ली में। पहले ये 10 करोड़ के आसपास था, इसको बाद में 15 करोड़ के आसपास कर दिया गया। ये हाईएस्ट है इंडिया में। और बेसिकली ये जो फंड रहता है ना, ये लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, जो कि एमएलए की तरफ से प्रपोज किया जाता है। अभी जो एमएलए साहब रहते हैं, प्रोजेक्ट को सजेस्ट करते हैं टू द डिप्टी कमिश्नर। आई होप याद रहेगा, ट्रेंडी न्यूज थी इसलिए मैंने सोचा इसको बता दूं। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल करंट अफेयर है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, कहां पे है ये, अंडमान निकोबार में या फिर लक्षद्वीप में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम आज के टाइम पे रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ब्रिटिशर्स की एक लेगेसी है उसको हम लोग को पूरी तरीके से खत्म करना था। इसके अलावा पहले भी कुछ और नाम यहाँ पे बदले गए हैं, जैसे रोज आइलैंड का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछ ले। हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक और इनिशिएटिव निकल के आया जिसका नाम है जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री के थ्रू। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि यार लोग पानी के बारे में समझ सके कि भाई पानी की क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हमको बचा के रखना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस देना है। और साथ में इसमें आप लोग को एक मेन मंत्रा देखने को मिल रहा है जो है रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल। एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यार हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी के टाइम पे है, जिनका नाम क्या है, जगदीश धनखड़ जी, तो उनके खिलाफ ना नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया था अपोजिशन पार्टी के अलायंस के थ्रू। और किस आर्टिकल के थ्रू ये हटाना चाह रहे थे उनको, आर्टिकल 67B के तहत। बेसिकली ऐसा इसलिए करने की कोशिश कर रहे थे अपोजिशन के, ऐसा मानना है उनका, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर है ये कुछ इनजस्टिस कर रहे हैं या पार्शियलिटीज वगैरह कर रहे हैं, इस वजह से अपोजिशन के जो पार्टीज है वो उनको हटाना चाहती थी। इस साल ना इस आर्टिकल के बारे में बहुत आप लोगों ने चर्चे सुने होंगे। आर्टिकल 311 बेसिकली किसके लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिसेबल के लिए। इसका मतलब ये कि एक्चुअल में ये प्रोटेक्ट करता है सिविल सर्वेंट को कि कोई भी आके इनको डिसमिस ना कर दे। यार कई बार क्या होता था ना कि कुछ अलग अलग चीजों के दबाव के चक्कर में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हटाने का कहीं भी खौफ आ जाता था, डर आ जाता था, जिस वजह से यार गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते थे, सिविल सर्वेंट जो होते थे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हाल ही में एक काफी इंपॉर्टेंट अभियान चलाया गया था जिसका नाम है संपूर्ण नाथ अभियान। अब ये किसके थ्रू चलाया गया था, नीति आयोग मिशन के थ्रू इसको चलाया गया था। बेसिक इसका गोल क्या था, टू ब्रिंग द डेवलपमेंट गैप इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक रीजन ऑल्सो। ये 3 महीने का इनिशिएटिव था जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में स्टार्ट किया गया था। लगभग 12 इंडिकेटर्स पे इस पे फोकस किया गया था, अलग अलग चीजों पे, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी, वो आई थी राइट टू प्राइवेसी इन द बेल कंडीशन। मतलब मान लीजिए यार कोई पर्सन को जेल हो गई थी, फिर वो बेल के थ्रू बाहर आया। बेल के थ्रू बाहर आया तो ऐसा नहीं है कि उसको हर वक्त अपनी लोकेशन पुलिस तक के प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। इससे राइट टू प्राइवेसी उसकी हनन हो सकती है यार। तो इसी पे फोकस करते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि हर वक्त इनकी लोकेशन नहीं मांगी जाएगी, इनकी राइट ऑफ प्राइवेसी है भाई। इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि बेल एक किस्म से टेम्पररी फ्रीडम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली पुलिस इस पे नजर रखते रहेगी। तो अभी जो हम लोगों ने पॉलिटिकल करंट अफेयर देखे उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एमसीक्यूज आप लोग के लिए बनाया हूं। जल्दी जल्दी आप लोग उसको पॉज करके आंसर करें। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स कर दिए होंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करना है, जल्दी जल्दी इसको पॉज करें और इसके भी आंसर्स करें। इसके बाद आप लोग को ये 2 क्वेश्चंस के और आंसर करना है। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इनसे आंसर कर दिए होंगे। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस यहां देखने को मिले। अब इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग के 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जितना आप लोग को पढ़ाया हूं इस टाइप के और भी पॉलिटिकल करंट अफेयर्स आप लोग को मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं ऑर्डर करें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को खबर निकल के आती है कि यार साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को ना हटा दिया गया था। किसके थ्रू, वहां की पार्लियामेंट के थ्रू। क्या रीजन था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वहां के जो प्रेसिडेंट साहब है वो मिसयूज कर रहे थे उनकी पावर का, साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहे थे। इसके अलावा इन पे ना करप्शन पे भी एलिगेशंस लग रहे थे। तो दिसंबर 2024 में एक किस्म से वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और फिर इनको हटा दिया गया। अगली आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर देखने को मिलता है कि चाइना ना बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट डैम बना रहा है तिब्बत में, वो भी कौन से रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकल
निकलती है चाइना में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चाइना में इसका नाम क्या है भाई, तो ये रहा इसका नाम चाइना में, जो ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा डैम नहीं बनाया जा रहा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत बड़ा ह्यूमंगस डैम यहाँ पे बनाया जाने वाला है। अगर डैम बनेगा तो पानी यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो आने वाली रिवर का फ्लो है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का है, उससे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए इंडिया भी प्लान कर रहा है ऐसा ही बिग डैम बनाना अरुणाचल प्रदेश में, सो दैट वाटर का मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे उद्योग हो पाए। ऐसी सेम एक और नई खबर निकल के आती है स्विस कैनाल के एक्सटेंशन के बारे में। इजिप्ट एक्चुअल में 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चैनल बना दिया है स्विस कैनाल में, जिससे कि यार जो लोगों का आवागमन है अपने सामान का ले जाने आने का वो बढ़ सके। अब वो जो कैनाल की लेंथ हो गई वो हो गई लगभग 193 किलोमीटर की, और यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा शिप्स यहाँ से ट्रेवल अप कर पाएगी। शायद आप लोग को याद है स्विस कैनाल में एक और इंसिडेंट हुआ था, जब एक शिप टेढ़ी हो गई थी जिससे कि स्विस कैनाल ब्लॉक हो गई थी, 2021 में हुआ था। और एक और चीज याद रखना, स्विस कैनाल की जो 2014 की अगर इनकम की बात करी जाए, देखो इनकम होती है वहां से जाने आने में ना, आप लोग को यहाँ पे टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो वो अब ड्रॉप हो चुकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेड सी यहाँ से पड़ती है भाई, जहां से जाना पड़ता है, वहां पे एक मिलिटेंट ग्रुप है यमन का, वो कई बार अटैक कर देता है, जिस वजह से ना आजकल लोग वहां से जाना आना पसंद नहीं कर रहे। इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि आप जानते होंगे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट साहब ने इंडिया पे विजिट किए थे। इनका नाम क्या आपको मालूम होना चाहिए, वो है अनुरा कुमारा, जिन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप इंडिया में की है। जैसे ही आए तो इन्होंने अपना फ्रेंडली नेचर इंडिया के साथ बताया। इन्होंने ये बताया कि हम साथ में मिलकर आगे काम करेंगे, चाहे डिफेंस से लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर हर चीज और हर एस्पेक्ट में, और काफी सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए हैं। इसके अलावा इंडिया भी इनकी हेल्प करने वाला है टू क्रिएट द क्लीन एनर्जी फॉर द डिजिटल पेमेंट लाइक आधार एंड यूपीआई के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प रहेगी। क्योंकि आप जानते हो कि श्रीलंका अगर चाइना का एलाय बन जाएगा तो इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा 2024 के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे इंडिया में ना भूटान के जो किंग है और क्वीन है, इन्होंने विजिट किया था। ये विजिट किए थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमने आए थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट देखने को मिला है कि लाइक जो वहां की एक सिटी है जिसका नाम है गेलेफू, इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाएगा। इंडिया यहाँ पे हेल्प करेगा। और साथ में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है कि यार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हेल्प करेगी इंडिया भी, और साथ में इंडिया और हेल्प करेंगे टू इंप्रूव देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन इन भूटान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है, सेम ऐसी भूटान के साथ भी उनकी दुश्मनी चलती है, बट ये इंडिया के साथ फ्रेंडली नेचर हमेशा से निभाते हुए आए हैं। इसके अलावा हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने नेपाल के आर्मी चीफ को ऑनर करी है, एक हाई रैंक अवार्ड से नवाजा गया वहां पे। बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है कि दो देश के बीच के ना रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को देखने को मिली होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो नाइजीरिया गए थे, और याद रखना इससे पहले कब गए थे कोई पीएम, वो गए थे 2007 में। अब जाके वापस से नाइजीरिया में गए हैं हमारे पीएम। अगर गए होंगे तो वहां के लोग बहुत खुश हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। और नाइजीरिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो हमारे मोदी जी को दिया गया था। इससे पहले इन्होंने एलिजाबेथ 2 को दिए थे अवार्ड। अगर हमारे मोदी जी वहां गए तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर हुए होंगे। तो जी हाँ, 3 एग्रीमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले कि भाई ऑन द कल्चर, कस्टम और सर्वे के रिगार्डिंग कुछ डिफरेंट एग्रीमेंट में यहाँ पे साइन वगैरह देखने को मिला है, जिससे कि वहां के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हम साथ दे सके उनकी। और साथ में इंडिया ने लगभग 20 टन का एड हेल्प भी वहां के फ्लड विक्टिम को प्रोवाइड किया। ये बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा हाल ही में स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, और इन्हीं के थ्रू हमारे देश में उद्घाटन हुआ है C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री का, जो कि गुजरात वडोदरा में यहाँ पे सेटअप की गई है। ये एक्चुअल में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट फैक्ट्री है फॉर मेकिंग मिलिट्री प्लेन्स। ये लगभग $2.5 बिलियन की यहाँ पे एक किस्म से मैं कह सकता हूँ डील साइन हुई है, जहां पे 2031 तक के 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। और साथ में इंडिया और स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है फॉर एनर्जी, डिफेंस, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में, और सॉरी इंडिया और यूएसए के बीच में एक ड्रोन डील यहाँ पे हुई है, जो लगभग $3.5 बिलियन की डील है, जहां पे एक्चुअल में हम लोग अमेरिका से 31 एडवांस ड्रोन्स यहाँ पे खरीदने वाले हैं। और अगर चाहो तो इसका नाम भी याद रख लेना। ये बेसिकली ड्रोन किस चीज के लिए हेल्प करेंगे भाई, हमारे इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अदर डिफेंस सेक्टर में ये काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और बाकी रही बात यहाँ पे रिपेयर और उसके मेंटेनेंस की, तो ये चीज आप लोग को इंडिया में ही देखने को मिल जाएगी। अगली जो करंट अफेयर है आप लोग का वो ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में ना क्रिटिकल मिनरल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। पहले क्या होता था, चाइना हमारे देश में आता था और हमारी हेल्प करता था ढूंढने में और कैसे उसको यूज किया जाए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मिनरल्स को। लेकिन उसकी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम लोगों ने अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब अमेरिका ढूंढेगा और कैसे उसका यूज करना है उसके बारे में हम लोग की हेल्प करेगा। कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स, लाइक लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स के लिए, क्योंकि
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह के लिए, सोलर पैनल वगैरह के लिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज होते हैं। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच में ट्रीटी हुई है। यूएई का कैपिटल क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस ट्रीटी के अंदर एक्चुअल में है क्या, दिस ट्रीटी इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, और साथ में ये ट्रीटी एक्चुअल में रिड्यूस करेगी वेटिंग टाइम इन द लीगल डिस्प्यूट फ्रॉम 5 years to 3 years, और साथ में इस ट्रीटी के अंदर प्रोटेक्शन फॉर स्टॉक मार्केट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की भी बात करी गई है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूएई इंडिया के लिए 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाता है, इसलिए हमारे काफी अच्छे इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करी जाए तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश इलेक्ट्रिक ट्रेड आप लोग को देखने को मिला है। एक्चुअली जो नेपाल है वो चाहता है कि अपनी जो बिजली है वो बांग्लादेश को बेच सके, लेकिन किसके थ्रू? अब बेचने के लिए तो भाई दो कंट्री के बीच में इंडिया आ गई ना, तो इंडिया का पावर ग्रिड लाइन को यूज करके बेचना चाहता है, और ये अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाला है फ्रॉम जून टू नवंबर इन एवरी ईयर, और इससे नेपाल लगभग इतने बिलियन डॉलर्स यहां से कमाने वाला है पर ईयर, बिलियन नहीं मिलियन। और ये तीन देशों के बीच का एक किस्म से स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो जो अभी आप लोगों ने करंट अफेयर यहां से पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, जल्दी से इसको पॉज करके अपना आंसर दे। सेम ऐसे ही इन क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोग को देना है, और सेम इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देना है। अगर आपने सभी आंसर्स दे दिए तो एक बार जल्दी से मैच कर लीजिए आंसर की के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग के यहाँ पे सही हुए। तो 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन ये वाले, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के बीच का करंट अफेयर आप लोग के स्ट्रॉन्ग हुए। और वापस से रिपीट करना चाहता हूं, ऐसी और करंट अफेयर आप लोग को इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट आया है जो मैंने डिजाइन किया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिस्काउंट वाली, जाके इसको आज के आज परचेस करें, कल के गले आपके घर आ जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सोशल करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया के अंदर माइग्रेशन का ट्रेंड किस तरीके से देखने को मिल रहा है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से लोग दूसरी जगह, जैसे जॉब की तलाश में या फिर किसी काम के सिलसिले में या फिर किसी और सिलसिले में जाते हुए देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर एक ट्रेंड निकल के आया। उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकल के आई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू, और उसका टाइटल कुछ ये है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ पॉपुलर स्टेट्स है जो कि माइग्रेट करते हुए वहां के लोग देखने को मिलते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये अभी के टाइम पे भी टॉप में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में ये आप लोग को देखने को मिला कि जो हाईएस्ट इंक्रीज माइग्रेंट का देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट इंक्रीज इन द माइग्रेंट, वो वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आपको देखने को मिल रहा है। बट ऐसा माना जा रहा है कि ओवरऑल जो माइग्रेशन है वो ड्रॉप हो चुका है एज कंपेयर टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। कितना ड्रॉप हुआ है? तो लगभग 11.7% का यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिला। अब इसका ड्रॉप का रीजन क्या हो सकता है? तो ऐसा माना गया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे लोग ना अपने ही शहर में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं जॉब के सिलसिले में। हाल ही में एक और अपडेट निकल के आई है, वो है नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप्ड कर दिया गया है फॉर क्लास 5 to 8 के लिए। अब ये किसने करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, और ये एक्चुअल में अप्लाई होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और ऐसे बाकी जितने भी स्कूल्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, सब में आपको इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। अब आखिर इसको स्क्रैप क्यों किया गया? इसके पीछे का काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लर्निंग and make teachers more responsible and match the academic standard with the student need। अब इसमें एक्चुअल में क्या नया किया गया है? एनुअल एग्जामिनेशन आप लोग को 5 to 8 देखने को मिला करेंगे। अगर कोई गलती से बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा हेल्प कराई जाएगी, एक किस्म से मैं कह सकता हूँ सेकंड चांस दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, और बाद में अगर वो फेल होता है तो उसको रिपीट करवाया जाएगा। तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2024 की रिपोर्ट निकाल के लेकर आया, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है 1 to 7 कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, वो आई हमारी रैंक 105, जो कि बहुत कम है, और इस पे सच में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और इसको प्लेस्ड कर दिया गया है सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर, और इंडिया का स्कोर लगभग आया है 27.3। और इस हंगर इंडेक्स की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हाउ जेंडर इनजस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। अब ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग यार इस स्कोर की बात करी जाए, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो जी हाँ, स्लाइटली इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिला। और ये बात भी इस रिपोर्ट में निकल के आई है कि 2.8 बिलियन पीपल ऐसे जो ग्लोबली अफोर्ड ही नहीं कर पाते हेल्दी डाइट। तो आप लोग को तो दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि यार आप लोग एक अच्छी लेविश लाइफ जी रहे हो फिर भी। और सबसे वर्स्ट कंडीशन आप लोग को सब सहारन अफ्रीका के रीजन में देखने को मिल रही है, जहां पे बच्चे तक के माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। इंडिया का स्पेसिफिक डेटा की अगर बात करी जाए, 37% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इनफ फूड कंज्यूम ही नहीं कर पाती है, और 2.9% जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में मर जाते हैं 5 साल से पहले खाना ना मिलने की वजह से। तो गवर्नमेंट कर रही नहीं कर रही वो साइड में छोड़ दो, लेकिन अगर आपको कोई गरीब बच्चा दिखता है या फिर गरीब पेरेंट्स दिख रहे हैं या गरीब परिवार दिख रहा था, एटलीस्ट
एटलीस्ट हेल्प कर दिया करो, 10-5 रुपए दे दिया करो, या फिर वो भी नहीं देना चाहते तो खुद से खाना दे दिया करो यार, जिससे उनका एक टाइम का वो खाना तो खा पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट की कि इंडिया ने एक्चुअल में कंप्लीटली, मैं कह सकता हूं ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा या ट्रैचोमा, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं मालूम अच्छे से, बट एक्चुअल में एक आंखों की डिसीज होती है जो ज्यादा सीवियर हो जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो बेसिकली ना एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के तौर पे आपको देखने को मिलता है, तो इसको इंडिया ने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया अपने देश से, और इसको डिक्लेयर किया है WHO ने। इसी वजह से गोल्डन टियर हम लोग को यहाँ पे नवाजा जा रहा है हेल्थ स्टेटस को देखते हुए कि हमने सच में यहाँ पे काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। इसके अलावा 2024 में एक और काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था कि मंकी पॉक्स जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे WHO के थ्रू। मंकी पॉक्स से सबसे ज्यादा जो पीड़ित कंट्री देखने को मिल रही थी वो थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट यहां से निकल के आई है नीति आयोग की तरफ से, जिन्होंने एक्चुअल में रिलीज की अपनी रिपोर्ट की किस तरीके से इंडिया कितना बेहतर कर रहा है ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ, जो कि एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन ने सेटअप किया था। तो इंडिया का जो इसमें ओवरऑल स्कोर निकल के आया वो आया 71। तो हाल ही में 2024 के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आई थी जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ये आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। तो इंडिया की जो रैंक आई है इसमें इस साल ना पिछले साल के कंपेयर में भी बहुत बुरी आई है। 146 कंट्री में हमारी जो रैंक आई है वो आई है 129। इससे आप लोग ये समझ पा रहे होंगे इंडिया के अंदर आप लोग को जेंडर इनइक्वालिटी देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करी जाए तो ऐसा माना गया कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ है, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, और आज के दौरान भी 31.5% का जेंडर गैप देखने को मिलता है ग्लोबली। साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक आई है वो 5th रैंक आई है। हमसे पहले जो रैंक कर रहे कंट्री उनका नाम है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, और पाकिस्तान इसमें लास्ट आप लोग को देखने को मिल रही है। एजुकेशन रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें जाए तो लिटरेसी गैप आप लोग को 17.2% का देखने को मिलता है मेन और वुमेन के बीच में। गर्ल एजुकेशन की स्कूल में बात करी जाए तो 48% स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स आप लोग को देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो लगभग 12th तक नहीं दे पाती, ड्रॉप आउट कर लेती, लेकिन 10th में काफी अच्छा करती है। हायर एजुकेशन के बारे में इसमें बताया गया है कि जो वुमेन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना वो स्लाइटली ज्यादा है मेन से, और धीरे धीरे ना फीमेल का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो जो चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया, प्लीज इसको पॉज करके आंसर करें। अब ये और क्वेश्चन है, इनको भी आंसर करें, सेम ऐसे ये 2 क्वेश्चंस को भी आंसर करें। तो जो भी आप लोगों ने आंसर करे होंगे उसकी आंसर की ये रही, इसमें से जल्दी से चेक करें आपका आंसर कितना आ रहा है और मुझे बताइए 10 आउट ऑफ आप लोगों ने कितना स्कोर करे हो कमेंट बॉक्स में। तो जो भी चीजें आप लोग को पढ़ाया उसके बाद आप लोग को यार मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट के अंदर भी ढेर सारे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर मिल जाएंगे, तो इसको भी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा स्टैटिक जीके और आप लोग का कॉन्स रीजनिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक गिवन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट एंड टेक करंट अफेयर के बारे में। तो हाल ही में नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट निकल के आई है जिसको रिलीज करी है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस ने। अब ये किस पे फोकस करती है? तो ये फोकस करती है टू कनेक्ट बिटवीन बायोडायवर्सिटी, फूड, वाटर, हेल्थ एंड क्लाइमेट के लिए। तो बेसिकली एक किस्म की साइंटिफिक रिपोर्ट है दैट कनेक्ट द डॉट बिटवीन नेचर, हेल्थ, फूड, वाटर एंड क्लाइमेट, जिससे कि आप लोग स्मार्टर डिसीजन ले सको बायोडायवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देखने को मिला था रियाद, सऊदी अरब में, जिसका नाम था COP16, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर आता है। इसका मेन फोकस क्या था कि बेसिकली जो जमीन है वो डेजर्टिफाई ना हो पाए और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम से हम लोग अपने आप को बचा सके। तो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर आए जिससे कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम से बच सके। तो ऐसी एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक के आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन एम ये है कि यार हम लोग जो थार डेजर्ट है उसके स्प्रेडिंग को और ज्यादा रोक सके। इसके अलावा आप लोग को ये चीज भी याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड ड्रॉट एटलस जो है इनने प्रिडिक्ट किया कि 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 2050 तक के ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम से सफर करने वाले हैं। तो इसलिए पहले से ही चीजों पे फोकस करना जरूरी है। साथ में बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है जिसमें कि कुछ प्राइवेट कंपनीज रहेगी जो एक्चुअल में हेल्प करेंगी टू रिस्टोर 1.5 बिलियन हेक्टर ऑफ द लैंड, जिससे कि ड्रॉट जैसे प्रॉब्लम से हम लोग बच सके।
ये कब तक होने वाला है? 2030 तक के होने वाला है। इसके अलावा सेम एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP16 कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप लोग को देखने को मिल रही थी। ये एक्चुअल में कोलंबिया में काली नाम की जगह पे आपको देखने को मिला था। 190 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी और डिस्कस करी थी कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए गोल लिया गया था यहाँ पे 30x30 टारगेट के तौर पे। तो याद रखना इसके बारे में, ये क्या है? टू प्रोटेक्ट द 30% ऑफ द अर्थलैंड एंड 30% ऑफ द वाटर बाय 2030। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इंडिया भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपना पैसा स्पेंड करने वाला है बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल कंजर्वेशन के लिए। ऐसी एक और कॉन्फ्रेंस आप लोग को नई दिल्ली में देखने को मिली थी जो थी 7th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या था? टू प्रमोट द सोलार एनर्जी ग्लोबली। इंडिया इसका इस साल प्रेसिडेंट बना था और फ्रांस को बनाया गया था को प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगा कि ग्लोबल सोलार फैसिलिटी यहाँ पे इंप्रूव कराने पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिससे जो गरीब एरिया है वहां पे सोलार पावर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट ने ये चीज बताया है कि अफ्रीका में ना काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल देखने को मिलता है सोलार लगाने का। इन सब के अलावा स्टार सी फोकस करेगा ऑन द ट्रेनिंग एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द सोलार प्रोडक्ट क्वालिटी। साथ में यहाँ पे सोलार एक स्टार्टअप चैलेंज की भी बात करी गई है जो कि इंकरेज करेगी नए आइडियाज जिससे कि सोलार बिजनेस एक्सपांड हो सके। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को निकल के आती है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलती हो तो माफ करना, इसको एक्चुअल में डिक्लेयर कर दिया गया है 56 टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये नॉर्थन छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं और इतना एरिया ये कवर अप करता है और 3rd लार्जेस्ट है ये इंडिया में। और ये एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के मल्टीपल टाइगर हैबिटेट को कनेक्ट करता है और एक किस्म से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाता है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और सबसे ज्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं वो भी बताओ। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती है कि वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस यहाँ पे लॉन्च करी गई है COP16 में कोलंबिया के अंदर। इसको डेवलप किया है ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ने, जिसको जियो के नाम से भी जानते हैं। इट मैप ऑल द टाइप ऑफ इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग सैटेलाइट, एआई एंड ग्राउंड डेटा। इसका मेन गोल क्या है? बेसिकली यार हर कंट्री की ना हेल्प करना जिससे कि वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचा सके और अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सके। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती इसरो से। तो इसरो ने एक्चुअल में स्पेस डैक्स नाम से एक मिशन लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म क्या है भाई? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इसरो करने क्या वाला है? लॉन्च करने वाला है PSLV C60 रॉकेट को। तो बेसिकली इसरो ना स्पेस डॉकिंग बनाना चाहता है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद हम लोग इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जो कि स्पेस डॉकिंग बना पा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे आगे के फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए, जहां पे हम लोग स्पेस स्टेशंस और रीफ्यूलिंग इन दी ऑर्बिट कर पाएंगे। सेम इसरो से एक और खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने अपना फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन को यहाँ पे कंडक्ट किया था लेह लद्दाख के अंदर। इसके अंदर आप लोग को इसरो, IIT बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ लेह लद्दाख के लोग देखने को मिलते हैं। बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहा है? टू स्टडी द ह्यूमन हेल्थ, stress, sleep and isolation to prepare for deep space missions। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे है 6G विजन के ऊपर, जिसका नाम इंडिया के अंदर पड़ा है भारत 6G मिशन। इसका मेन गोल ये है कि इंडिया को जल्द से जल्द 6G की टेक्नोलॉजी 2030 तक के प्रोवाइड करना। इससे होगा क्या? सुपर फास्ट डाउनलोड और स्ट्रीमिंग आप लोग को देखने को मिलेगा और डिफरेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इसके तहत, क्योंकि सीधी बात है ये और ज्यादा फास्टर रहेगा 5G से। नेटवर्क बेटर देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो हाल ही में SpaceX ने अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम है GSAT-20। इसको बिल्ड किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने और लॉन्च कराया गया था SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के थ्रू। इसका वेट कुछ इतना है और इसकी लाइफ 14 इयर्स की रहेगी। तो एक्चुअल में ये हाई स्पीड इंटरनेट, फ्लाइट और रिमोट एरिया में प्रोवाइड कर पाएगा। साथ में स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस इन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा और कवर करेगा ऑल ऑफ इंडिया विद द 32 यूजर बीम। समझ में आया? अगली भी काफी और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इंडिया ने अपना AI मिशन लॉन्च किया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इसको लॉन्च की है। मेन एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल AI इनोवेशन हब, जिससे कि अलग अलग सेक्टर में AI के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा हेल्प ले सके। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने पोर्शन पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड किया हूं, जल्दी से पॉज करके इसको आंसर करें। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको भी आंसर करें।
तो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को अभी प्रोवाइड किया था, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। ये रही उसकी आंसर की, एक बार जल्दी से चेक करें और मुझे बताएं कि कितने आप लोग के क्वेश्चन सही हुए। 8 क्वेश्चन में से 8 आउट ऑफ कितना आपने सही करे। और इसके बाद भाई प्लीज मॉक टेस्ट लगा लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए। इसके अंदर और भी करंट अफेयर इस पोर्शन के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक गिवन है, जल्दी जाएं। डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं और अपनी घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर, जो कि बिल्स, एक्ट और पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलने वाला है। तो हाल ही में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लेकर आया गया था लोकसभा के अंदर। इसका मेन पर्पस ये था कि टू प्रमोट द ट्रेड थ्रू द कोस्टल शिपिंग लाइंस एंड इनकरेज इंडियाज ओन शिपिंग। तो बेसिकली इंडिया के कोस्टल लाइन में हमारे इंडियन कोस्टल फीट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हेल्पफुल है ये। इसके अलावा इसके अंदर ना अपडेट किए गए हैं नए रूल एंड रेगुलेशन को, और इंडियन सिटीजंस को यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि आप इंडियन शिप्स को यहाँ पे यूज करें। इसके अलावा हाल ही में 2024 के अंदर रेलवे अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था। इसको भी लोकसभा से पास कराया गया है। मेजर चेंजेस इसके अंदर देखने को मिले हैं, जैसे कि जो ओल्ड रेलवे बोर्ड एक्ट था 1920 का, उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया 1989 के एक्ट के साथ। अब जो रेलवे बोर्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और ज्यादा पावर दी गई है लोकल रेलवे जोन को, जिससे कि वो लोग बजट प्रिपेयर कर सके और प्रोजेक्ट के लिए डिसीजंस ले सके। साथ में प्रपोज की गई है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर टिकट प्राइसिंग एंड सेफ्टी, और कई नई ट्रेन के लिए यहाँ पे नई शुरुआत की गई है, लाइक अरुणाचल एक्सप्रेस, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो पाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक और काफी इंपॉर्टेंट योजना के बारे में, जिसका नाम है नंदनी सहकार योजना। ये एक्चुअल में स्कीम लाई गई है टू सपोर्ट द वुमन। किस चीज के लिए? कि वुमेन्स यहाँ पे बिजनेस की तरफ काफी ज्यादा इंडल्ज हो, जिससे कि वुमेन्स की सोशल और इकोनॉमिकल पावर यहाँ से बढ़ पाएगी, ऐसा इस योजना का कहना है। ऐसी एक और काफी इंपॉर्टेंट अभियान यहाँ पे लेकर आया गया है, जिसका नाम है धरती आभा जनजातीय ग्राम कर्ष अभियान। ठीक है भाई, इसको लॉन्च किया गया है पीएम के थ्रू झारखंड में, और इसको एक काफी इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर है बिरसा मुंडा जी, उनके नाम से इस अभियान का नाम रखा गया। इसका मेन एम क्या है? टू इंप्रूव द ट्राइबल विलेज लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में हम लोग यहाँ पे ट्राइबल लोगों की हेल्प कर पाए। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 8.6% इंडिया की आबादी जो है वो ट्राइबल लोग है। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट स्कीम लेकर आई गई है पीएमजी दिशा, जिसको डिजिटल लिटरेसी स्कीम के नाम से भी जाना गया है। मार्च 2024 में इसको खत्म किया गया है। बेसिकली किस चीज के लिए थी? टू टीच द डिजिटल स्किल इन द विलेज। अब कई गांव के लोग ऐसे जिनको यार डिजिटल चीजों का नॉलेज नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, ये इसका मेन एम था। तो इसके अंदर लगभग 6.3 करोड़ पीपल्स को ट्रेन किया गया है। और इसका मेन एम क्या था? कि जो रूरल के लोग हैं उनको हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट और बाकी डिजिटल इकोनॉमी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग बता सके। जहां पे जल ही अमृत 2.0 रिफॉर्म लेकर आया गया है। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये आती है अमृत 2.0 के अंदर, और इसका मेन गोल क्या है? क्रिएट द बेटर सीवर ट्रीटमेंट एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर। तो बेसिकली हर सिटी के बीच में कंपटीशन कराना चाहते हैं कि कौन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है वाटर क्वालिटीज को। तो मेन एम क्या हुआ इसका? टू मेक द सिटी वाटर सिक्योर। तो अगली एक और काफी इंपॉर्टेंट योजना यहाँ पे निकल के आती है, जिसका नाम है पीएम भारतीय जनायुषाधि। क्या है? जनयुषाधि। भाई पढ़ लोगे क्या नाम लिखा मैं? परियोजना। ठीक है भाई, पीएमबीजेपी। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये क्या करता है? बेसिकली ये प्रोवाइड करता है जेनरिक मेडिसिन जो होती है ना, उसको कम से कम या अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो मैं ये कह सकता हूं जो गरीब लोग हैं उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी इस चीज के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि हेल्थ सेक्टर में दवाइयों का रेट बहुत ज्यादा रहता है, जिससे कि जो गरीब है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता और ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम निकल के आई, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 2023 के अंदर, जिसमें कि हम लोग ना जितने भी रेलवे स्टेशन उनको मॉडर्नाइज कर सके। मेन फोकस क्या है इसका? हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर सके स्टेशन का विद देयर हेरिटेज स्टाइल डिजाइन। तो जैसे जयपुर में, तो जयपुर के स्टाइल से यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेशन को डिजाइन किया जा रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा राजस्थान के आर्किटेक्चर को। अगला काफी इंपॉर्टेंट विधेयक निकल के आया है, जिसका नाम है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। बेसिकली 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को ये रिप्लेस करता है। ये स्पेसिफिक विधेयक एक्चुअल में हेल्प करेगा टू रेगुलेट द एयरक्राफ्ट डिजाइन, यूजेज एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द एयरक्राफ्ट सेफ्टी। तो एक और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम निकल के आती है, जिसका नाम है विज्ञान धारा स्कीम।
ये एक्चुअल में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव्ड करी है और 3 साइंस रिलेटेड स्कीम इसके अंदर मर्ज करी गई है। और मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट द रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका बजट लगभग 10,500 करोड़ के आसपास रखा गया था। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को अटेंड करना है, जल्दी जल्दी करें। ये कुछ और क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने लेकर आया, इसको भी अटेंड करें। और जो 8 क्वेश्चंस आप लोग प्रोवाइड करा था मैंने अभी, उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही करे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ में और क्वेश्चंस के लिए आप लोग मॉक टेस्ट के साथ प्रिपेयर जरूर करें। भैया के प्यारे मॉक टेस्ट ओसवाल के साथ आए हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट लिंक गिवन है, जाए इसको ऑर्डर करें, तगड़ी प्रैक्टिस करें। अब चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंड अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे 2024 के अंदर 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इसके अंदर क्या क्या स्टैट्स निकल के आए इसको जान लेते हैं। ये आप लोग को वेस्ट इंडीज एंड यूएसए के अंदर देखने को मिला था। विनर यहाँ पे इंडिया रही थी, साउथ अफ्रीका को हराए थे हम लोगों ने। और ये इंडिया का 2nd T20 वर्ल्ड कप टाइटल के तौर पे हमें मिला है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे हैं। सबसे ज्यादा रन जिनने बनाए थे वो थे अफगानिस्तान के प्लेयर रहमतुल्लाह, जिनके कुछ इतने रन थे। मोस्ट विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह थे। साथ में फजल हक जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इन्होंने भी 17 विकेट्स लिए थे। कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड बने तो उसको भी देख लेते हैं। इंडिया ने स्कोर की थी हाईएस्ट टोटल जो कि फाइनल में देखा गया था। पैट कमिंग ने 2 हैट्रिक बना के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अफगानिस्तान फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में रीच करी थी। न्यूजीलैंड के एक बॉलर है जिनका नाम है लॉकी लॉकी, अब जो भी नाम होगा भाई, तो इनने 4 मेडन ओवर करे थे एक मैच के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हाल ही में 2024 के अंदर वुमेन एशिया कप हुआ था जो जुलाई के आसपास देखने को मिला था। वेन्यू था श्रीलंका। विनर यहां पे रही है श्रीलंका की टीम। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं। हाल ही में फैडे या फिड जो भी यार प्रोनाउंसिएशन होता है, कैंडिडेट टूर्नामेंट हुआ था 2024 के अंदर। ये किस्म का चेस टूर्नामेंट था जिसमें विनर रहे थे गुकेश और बन गए थे यंगेस्ट विनर। और ये 2nd इंडियन रहे हैं आफ्टर आनंद टू विन दिस टाइटल। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ था चेस का जिसका नाम है कैसाब्लैंका जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना यार, माफी चाहता हूँ। चलो, तो इसके विनर कौन रहे थे? मैग्नस रहे थे। ये रहा मैग्नस भाई, दिख रहा है आप लोग को, नॉर्थवे का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर। इंडिया की रैंक यहाँ पे 3rd आई थी आनंद भाई की। इसके अलावा आप लोग को 45th चेस ओलंपियाड 2024 में देखने को मिला है। ये देखने को मिला था हंगरी में। मेंस गोल्ड की अगर बात करी जाए तो इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ पे जीता है। फिर 2nd आए थे अमेरिका जिनको सिल्वर मिला था। ब्रॉन्ज यहाँ पे उज्बेकिस्तान के लोग लेकर गए। वुमेन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है वुमेन कैटेगरी में। फिर सिल्वर कजाकिस्तान से जीता गया है, ब्रॉन्ज यूएसए से। इसके अलावा इंडिया ऑल्सो रिटेन दी गैप्रीदाशिवाली कप। ठीक है भाई, तो याद रहे, नाम याद रख लेना यार, मेरे तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है। ओवरऑल इंडिया का यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि खेलो इंडिया का विंटर गेम हुआ था 2024 में। इसका मैस्कॉट का नाम याद रखना है शीन ए शी, जो कि स्नो लेपर्ड था। ये रहा भाई, दिख रहा है आप लोग को। ये एक्चुअल में सिंबल था लद्दाख का। ये 3 फेज में आप लोग को देखने को मिला था। ये 2 फेज में आपको देखने को मिला था। फेज 1 लद्दाख में हुआ था, लेह में, और फेज 2 आप लोग का गुलमर्ग में देखने को मिला था। टॉप मेडल्स यहाँ पे जो जीते गए हैं, आर्मी वालों ने 10 जीते हैं, कर्नाटक वालों ने 9 जीते हैं, महाराष्ट्र वालों ने 7। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 काफी इंपॉर्टेंट, ये मैं कह सकता हूं अवार्ड है जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले उन लोगों के लिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे मिला था जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेसेस का मिला था यहाँ पे नयनतारा को जवान मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म यहाँ पे जवान का ही यहाँ पे मतलब अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर साहब यहाँ पे रहे हैं एनिमल मूवी के संदीप रेड्डी। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। और बेस्ट लिरिसिस्ट यहाँ पे जावेद अख्तर साहब को दिया गया है अवार्ड। तो चलिए बात कर लेते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो अवार्ड दिया गया है, विनर्स कौन कौन रहे हैं। तो पैल्मे भैया रहे हैं बेस्ट फिल्म के लिए, ठीक है, और एनोरा रही है सीन बेकर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर साहब रहे यहाँ पे म्यूगेल, ठीक है भाई, और बेस्ट एक्टर का नाम रहा गया यहाँ पे एब्यू जो भी ये नाम यार मेरे को नहीं बन रहे, मैं पढ़ ले रहा हूँ फिर भी। बेस्ट एक्टर यहाँ पे रही है एना जो भी था भाई, तो ये देख लेना, ठीक है भाई। पेन पेंटर प्राइज 2024 दिया गया है अरुंधति रॉय को, जो कि इंडिया से है। तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया है बोल्ड वॉइस फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल जस्टिस के लिए। ये रही हो। हाल ही में रशिया ने अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे पीएम साहब को दिया है, जिससे कि इंडिया और रशिया के बीच में और ज्यादा बेहतर मैं कह सकता हूं दोस्ती बन पाए। इसके बाद साहित्य भाषा अकादमी सम्मान दिया गया है डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदी
हिंदी लिटरेचर एंड स्टडीज ऑन पोएट कबीर। इसके बाद अगर बात करी जाए तो नेशनल साइंस अवार्ड 2024 दिया गया है, साइंस टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 के इसरो टीम को फॉर मून मिशन सक्सेस के लिए। इसके बाद जो आपको याद रखना वो है मिस अर्थ इंडिया 2024 का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे गौरी गोतांकर को, ठीक है, जो मुंबई की रहने वाली है। मिस इंडिया 2024 का टाइटल दिया गया है निकिता पोरवाल को, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इसके अलावा मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड दिया गया है रकेल गुप्ता को, मतलब पंजाब की रहने वाली है। फर्स्ट टाइम ये टाइटल इंडियन होने के नाते जीती है। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया जी को मिला है, जो कि डेनमार्क की रहने वाली है। इसके अलावा हमारे पीएम साहब को और भी ढेर सारे अवार्ड दिए गए, मतलब मोदी जी को ढेर सारे अवार्ड दिए गए। एक अवार्ड मिला है डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। सेकंड अवार्ड दिया गया है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय फिजी प्रेसिडेंट। अगला एक और अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस नाम से एक अवार्ड दिया गया है, जो कि गुआना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद अगर बात करी जाए टाइम मैगजीन अवार्ड 2024 की, तो पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब है। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 यहाँ पे दिया गया है कैटलिन क्लार्क को, जो कि बास्केटबॉल के प्लेयर है। और पर्सन ऑफ द ईयर 2023 रही है कौन? टेलर स्विफ्ट। इसके अलावा अगर बात करी जाए नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2012 नहीं यार 2024 चल रहा है। इसके बाद अगर बात करी जाए नोबेल प्राइज विनर की 2024 के लिए, तो ये रहे सारे विनर, ठीक है ना। फिजिक्स में इन लोग को मिला है, केमिस्ट्री में इनको मिला है, मेडिसिन में इनको मिला है, लिटरेसी में इनको मिला है, पीस में ये भैया को मिला है, इकोनॉमी में इनको मिला है। एक बार जल्दी से प्लीज पॉज करो, कर रही है, करे पॉज, पढ़ो नाम पढ़ो। नाम बड़े डेंजर है यार, अब क्या बोलूं मैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते। अगर पढ़ लिए तो बताओ। ये टॉपिक याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कि किस कैटेगरी में किसको मिला है। इसके बाद ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है टेनिस का, इसमें कौन कौन जीता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप अच्छे से देखो तो। देखो भाई, ऑस्ट्रेलियन का, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस, इसमें मैन कैटेगरी में ये सारे जीते हैं, वुमेन कैटेगरी में ये सारे जीते हैं, मेंस डबल में ये जीते हैं, वुमेन्स डबल में ये जीते हैं, मिक्स डबल चैंपियनशिप में ये जीते। पॉज करो, एक बार सारों के नाम पढ़ लो। पढ़ लिए? तो आई होप तुम लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ ली होंगे। इसके बाद एक पीडीएफ है, मैं जो आप लोग को कह रहा हूं प्लीज उसको रीड कर लेना। उसमें इसमें ना इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर है, बस एकदम बस कि कौन बड़ा कौन छोटा हुआ, क्या हुआ वो हुआ। तो वो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, प्लीज उसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। उसके अंदर कुछ स्टैटिक डेटा है जो तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैंने सारी चीजें उसको अंदर नोट डाउन करके दे दिया हूं। बाकी पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक गिवन है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखें, करंट अफेयर में अगर आप अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक ले लो, जो कि मार्केट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर 1 का मॉक टेस्ट चल रहा है, वो है ये। तो इसके लिंक डिस्काउंट वाली डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर में आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है पूरे मार्केट में। बट भैया हमें तो कंबाइंड मॉक टेस्ट चाहिए, तो लोड ना लो, कंबाइंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सभी स्ट्रीम्स के लिए, जिसके अंदर आप लोग को जनरल टेस्ट और इंग्लिश के अलावा आपके बाकी सारे डोमेन सब्जेक्ट जिस भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करते हो वो सारे मिल रहे हैं। तो ये रहे वो सारे के सारे आप लोग के मॉक टेस्ट, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। तो इसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो, कंबाइंड मॉक टेस्ट ही आपके पैसे बचा लेंगे। तो इसकी भी डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर घर आ जाएगा। हाई क्वालिटी आंसर्स इसके अंदर आप लोग को गिवन है, और वन ऑफ द बेस्ट वाले क्वेश्चंस आप लोग को इसके अंदर दिए गए। तो सभी को आप लोग लगाए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाए। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने दोस्तों यारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना, जिससे आप सभी के दोस्तों की भी हेल्प हो पाए। इसके बाद एक वीडियो बचा हुआ है दोस्तों, आप जानते हो कौन सा है, वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, मतलब क्वांट्स एंड रीजनिंग का एक वीडियो। मैं सोच रहा हूं उसको 2 हिस्से में तोड़ देता हूं, क्वांट्स का वीडियो अलग कर देता हूं, लॉजिकल रीजनिंग का अलग कर देता हूं। ऐसे करके आप लोग को अपकमिंग वीडियोस मिल जाएंगे। इसको देखिए, एंजॉय करें और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।